हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय संविधान के लास्ट वीडियो में हमने भारत के संविधान की विशेषता के बारे में आपको बताया था। हमने ये बताया था कि ये दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान माना जाता है। हमने आपको यह भी बताया था कि भारत का संविधान जो है वो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के ऐतिहासिक अनुभवों का परिणाम था। इसी प्रकार हमने यह भी बताया कि भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था अपनाई गई है और भारत में एकात्मकता और संघात्मक शासन की जो व्यवस्था है उन दोनों का एक फ्यूजन यहाँ पे देखने को मिलता है। विशेषकर इसमें संघात्मक शासन की व्यवस्था जो है वो कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से परिलक्षित होता है। हालांकि आपातकालीन परिस्थितियों में और कुछ सामान्य परिस्थिति में इसमें एकात्मक संविधान के भी लक्षण जो है वो दृष्टिगोचर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में बताया था। हमने ये बताया था कि भारत का संविधान हमारे देश को जो है एक सेक्युलर नेशन बनाने की बात करता है। हमारे देश में जो अवशिष्ट अधिकार है वो अवशिष्ट अधिकार जो है केंद्र को देने की बात की गई है। इसी प्रकार के बहुत सारे जो है ऐसी भारत के संविधान की विशेषताएं और उसकी विशेषताएं इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी रेलिवेंट है, जिसकी वजह से भारत का संविधान जो है लगभग 75 साल के बाद भी जो है आज भी जीवंत दस्तावेज की तरह हमारे जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है, हमने आपको यह भी बताया था कि भारत के संविधान की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं इतनी महत्वपूर्ण है, इतना प्रबल है और इतना कॉन्सेप्चुअल है कि हर एक विशेषता पर एक अलग से वीडियो जो है वो क्या है कि बन सकता है। लेकिन अब उतना डिस्कशन फिलहाल मैंने आपको एक वीडियो में कर दिया भारत की विशेषता के संदर्भ में, लेकिन कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि जिससे सवाल अक्सर बनते हैं उसके बारे में कुछ अलग से हम लोग वीडियो में बनाएंगे। और उसी के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान के जो विदेशी स्रोत है, आउटर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि भारत का संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया, इसी प्रकार मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ से, इसी प्रकार मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से, ठीक है, इसी प्रकार संवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, इसी प्रकार जो है प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना में हम भारत के लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो इतने सारे जो है वो कह सकते हैं भारतीय संविधान की जो विशेषताएं, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो उसके कह सकते हैं कि जो डिस्टिंग्विश्ड जो फीचर्स है वो फीचर्स जो है वो किसी ना किसी देश से लिया गया। इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो क्या है कि भारत के संविधान की आलोचना भी करते हैं। इसको जो है आइवर जेनिंग्स ने उधार का थैला कहा है, बैग ऑफ बोरोइंग्स कहकर पुकारा है। इसी प्रकार जो है हनुमंथैया जो थे उन्होंने ये कहा, भारत के संविधान की आलोचना करते हुए एक बात कही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। उन्होंने ये कहा कि हम तो सितार और वीणा के स्वर को सुनने के लिए तरस रहे थे लेकिन हमें इंग्लिश बैंड का संगीत ही मिला। ठीक है, ये बात के हनुमंथैया ने कहा था। इसी प्रकार जो है वो क्या है कि भारत के संविधान को कट एंड पेस्ट का संविधान कहा जाता है। भारत के संविधान को कहा जाता है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस तरह के तमाम तरह की जो है वो क्या है कि भारत के संविधान पर आरोप लगाए जाते हैं, उनकी आलोचना की जाती है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में, इस क्लास में इस बात को सर्वप्रथम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के संविधान के कौन कौन से प्रावधान किस किस देश से लिए गए और क्या वास्तव में यह जो है भारत का जो संविधान है वो विभिन्न देशों का नकल मात्र है या बैग ऑफ बोरोइंग्स है या कट एंड पेस्ट का है बात है या कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, क्या यही बात सही है? वास्तव में हम लोग इस बात की पड़ताल जो है लास्ट में करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इस बात को जान लें कि भारत के संविधान की जो भिन्न भिन्न बातें हैं वो किन किन देशों से लिया गया। ठीक है, तो हर बार की तरह जो है यहाँ पे आप देखिए भारत का लाल किला जो है, लाल किले में राष्ट्रीय तिरंगा जो है बड़े शान से लहरा रहा है। भारत के संविधान के क्रम में अक्सर जो है राष्ट्रीय तिरंगा झंडा का हमने बारंबार उल्लेख किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर भारत का संविधान शान से लहरा रहा है तो ये भारत के संविधान कह सकते हैं कि ये केवल एक झंडे का
शान से लहराने की बात नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र का बुलंदी का पताका है। साथ में जो है भारत के संविधान की कह सकते हैं कि एक जीवंत दस्तावेज होने का पताका है। इसके साथ ही भारत के संविधान का सफलतापूर्वक कार्य करने की एक जो है वो क्या है कि बानगी है। तो इसलिए जो है मैं बार बार इस तरह की चीजें जो है दिखाता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। ठीक है, इस का शीर्षक जो है आप नोट कर सकते हैं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, आउटर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आउटर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है ना, अब यहां पे देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है कि अगर ब्रिटेन से बात करें, ठीक है ना, ब्रिटेन से यूनाइटेड किंगडम से कौन कौन सी व्यवस्था जो है वो ली गई, तो यहां पे देखिए संसदीय शासन की व्यवस्था, जिसके बारे में बार बार हमने बात कही कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या है कि ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन की व्यवस्था, जिसमें संसदीय शासन की व्यवस्था कहने का मतलब है कि हमारे देश पर वास्तव में शासन संसद ही करती है, और संसद खुद तो करेगी नहीं, तो इसलिए उसने अपने ही सदस्यों में से उसने क्या किया, कार्यपालिका को क्रिएट किया, एग्जीक्यूटिव बॉडी को क्रिएट किया, और फिर वो जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी को संसद ने जिम्मेदारी दी कि आप देश का शासन जो है वो चलाओगे, और आप देश का शासन सही तरीके से चला रहे अथवा नहीं चला रहे, आपको संसद में क्या करेंगे, आपसे सवाल किया जाएगा और आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। तो एक तरह से संसद ही कार्यपालिका को जो है शासन करने के लिए देती है। तो संसद यहां पे जो है वो क्या है कि अगर देखा जाए तो वास्तव में हमारे देश में सर्वोपरि जो है वो कौन है, संविधान है। संविधान के बाद अगर देखा जाए सुप्रीमेसी जो है वो किसकी है, तो वो हो जाएगा संसद की। ठीक है, और संसद जो है वो क्या करती है, अपने ही सदस्यों में से कार्यपालिका का गठन करती है और कार्यपालिका को हिंदुस्तान पर शासन करने के लिए देती है। ऐसे ही शासन व्यवस्था को हम संसदीय शासन की व्यवस्था कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया यानी संसद का कानून जो है वो संसद का काम जो है कानून बनाना है, विधि बनाना है। तो कानून बनाने की जो है प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, वहां पे संसद में जो भी कार्रवाइयां होती है सबकी अपनी एक निश्चित प्रक्रिया है, उसके अपने एक निश्चित नियम है। वो सारी जो संसदीय प्रक्रिया, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स है, वो प्रोसीजर्स भी जो है ब्रिटेन से लिया गया है। इसी प्रकार संसदीय जो विशेषाधिकार है, याद रखना है कि संसद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, साथ में संसद की जो विभिन्न समितियां होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं, वो सब निष्कंटक रूप से, फ्रीडम जो है वो क्या है कि इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके, बिना किसी प्रेशर का काम कर सके, और जो है खुलकर अपनी बातें रख सके। इसके लिए क्या होता है, संसद के जो सदस्य होते हैं और समिति के जो सदस्य होते हैं उनको जो है कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो संसद का यह जो विशेषाधिकार है, वो विशेषाधिकार जो है ये जो है वो कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। इसको पार्लियामेंट्रियन प्रिविलेजेस कहकर पुकारा जाता है, और ये ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, यहां पे ये ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है, जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, ठीक है, हालांकि इसकी सबसे पहले जहां तक मुझे याद है कि 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, उसी इंडियन काउंसिल एक्ट में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की जो है वो क्या है कि बात की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार में जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं उसके जो मंत्री होते हैं, हर मंत्री के अपनी अपनी जो है विभाग होते हैं, अपना डिपार्टमेंट होता है, अपनी मिनिस्ट्री होती है, और उस मिनिस्ट्री के लिए वो मंत्री रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो मंत्रिमंडलीय जो सिस्टम है, जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, ये पोर्टफोलियो सिस्टम भी जो है वो किससे लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद सिंगल सिटीजनशिप हो गया, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमने आपको ये बताया था कि प्राय उन देशों में जहां पे संघात्मक शासन की व्यवस्था है, जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में होता है। और साथ में क्या होता है, साथ में वहां पर दोहरी नागरिकता होती है, वहां पे डुअल सिटीजनशिप या डबल सिटीजनशिप होता है। एक तो केंद्र का होता है और दूसरा होता है जिन जिन राज्यों में जो लोग रहते हैं उनको उन राज्यों की भी अपनी एक नागरिकता जो है वो मिली होती है। तो यहां पे जो है वो क्या है कि डुअल सिटीजनशिप होता है प्राय जो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन हिंदुस्तान में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कह सकते हैं कि एक करीब करीब वही रूप अपनाने के बावजूद भी यहां पे दोहरी नागरिकता नहीं थी। कश्मीर में ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 370 जब तक लागू था, कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी। कश्मीर के लोग पूरे भारत के नागरिक तो होते ही होते थे, साथ में कश्मीर की अपनी नागरिकता हासिल थी। लेकिन आर्टिकल 370 के समाप्त होने के बाद वो जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और एक तरह से जो है वो कह सकते हैं कि अब पूरे भारत में, चाहे वो किसी भी राज्य में रह रहे हो,
किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, किसी भी देश और काल में रह रहे हो हिंदुस्तान के अंदर, आपका जो है नागरिकता जो है वो क्या हो जाएगी, सिंगल सिटीजनशिप हो जाएगी। और ये सिंगल सिटीजनशिप जो है ब्रिटेन में ध्यान रखना है कि वहां पे संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है, वहां पे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और इसलिए वहां पे एकल नागरिकता है। लेकिन हिंदुस्तान में क्वासी फेडरल या कह सकते हैं कि अर्ध संघीय शासन की व्यवस्था होने के बावजूद भी यहां पर एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अपनाया गया और वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसी प्रकार विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, जहां संसदीय शासन की व्यवस्था होगी, संसद के द्वारा पारित किया गया जो कानून है वो कानून महत्वपूर्ण होगा, उसी का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा। ये विधि का शासन भी जो है वो कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। और विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर बात होगी तो वो अमेरिका से लिया गया। विधि का समान संरक्षण की, विधि के समान संरक्षण की अगर बात की जाएगी तो वो हो जाएगा कहां से, अमेरिका से। लेकिन विधि के समक्ष समता की बात आएगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात आएगी तो वो कहां पे लिया गया, कहां से, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में से ही जो है विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ लिया गया। और चूंकि संसदीय शासन की बात है तो कानून के निर्माण की जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर भी जो है वो कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन निश्चित रूप से हमारे देश का संपर्क ब्रिटेन से था और ब्रिटेन के खिलाफ हमारे संघर्ष तो हो रहे थे, लेकिन ब्रिटेन की जो व्यवस्था थी उससे लगातार हम इंटरेक्ट कर रहे थे, हमें उनकी जानकारियां मिल रही थी और वो उसके जो प्रोसेस थे वो प्रोसेस जो है हमें लग रहा था, हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों को ये लग रहा था कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे हिंदुस्तान में रेलिवेंट होगी ब्रिटिश शासन के जाने के बावजूद भी। और वो व्यवस्था उन्होंने जो है जब खुद के संविधान बनाने की बात आई अपने देश के तो वो सारी व्यवस्था भी हिंदुस्तान के संविधान में शामिल करने की कोशिश की गई, ठीक है। तो ये होगा। इसके बाद देखिएगा कि फ्रांस से बात करें, वहां पे गणतंत्रीय शासन की व्यवस्था, रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि रिपब्लिक की जब बात आती है ना तो रिपब्लिक जो शब्द है आपको मालूम होगा ये लैटिन भाषी शब्द जो है रेस प्लस पब्लिका से बना है। और रेस का मतलब हो जाता है, रेस का मतलब होता है मैटर, ठीक है, मैटर हो जाएगा। और पब्लिका का मतलब होता है कॉमन पीपल, यानी कि आम आदमी से जुड़ा। यानी रिपब्लिक का सामान्य तौर पे पूरी दुनिया में जो है वो क्या है कि इसका मतलब दो अर्थ होता है, एक संकीर्ण अर्थ समझ सकते हैं, एक विस्तृत अर्थ समझते हैं। संकीर्ण अर्थ का मतलब यहां पे हो गया कि हम लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान, भारत जो है गणतांत्रिक देश है, फ्रांस एक गणतंत्र है। क्यों गणतंत्र है? तो हम लोग सीधे तौर पे इसका एक ही जवाब देते हैं कि भारत का जो संवैधानिक प्रधान यानी राष्ट्रपति का पद जो है वो वंशानुगत नहीं है, इसलिए हमारा देश जो है वो गणतंत्र है, इसलिए हमारा देश रिपब्लिक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना। तो गणतंत्र बना कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि राष्ट्रपति का पद जो है वंशानुगत नहीं है, चुना जाता है, कि उसका कुछ और भी मतलब है? तो उसका कुछ और भी मतलब है। जब हम रिपब्लिक कहते हैं, जब हिंदुस्तान को कहते हैं कि भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, जब हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो क्या है कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, तो गणतंत्र बना का मतलब यहां पर ये हो गया कि यहां पे अब जो शासक होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री, वो इस तरह से शासन करेंगे जैसे मानो जो राज्य है, राज्य उनकी अपनी जागीर नहीं है, उनकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि वो जनता की संपत्ति है, जनता की ओर से उस पर शासन करने के लिए उनको नियुक्त किया गया है। वो उसके मालिक नहीं है, बल्कि वो उसके मालिक जो है जनता है, और उसको केवल और केवल बेहतर प्रबंधन, उसका इस्तेमाल आम जनता के हित में करने के लिए उनको नियुक्त किया गया। तो रेस पब्लिका का मतलब होता है कि पब्लिक से संबंधित, यानी जो राज्य आपको शासन करने के लिए दिया गया वो आपका नहीं, वो पब्लिक से संबंधित है। दैट इज नोन एज रिपब्लिक। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा एक्सप्लेनेशन जो है आप सामान्य तौर पे जो है वो कह के सुन नहीं पाते होंगे, बस आप यही जानते हैं भारत एक गणतंत्र है। तो गणतंत्र का मतलब ये हो गया कि मतलब जो है भारत का संवैधानिक प्रधान का पद, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। हम लोग सिंपली जो है वो कह के यही बात करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना, तो इसका मतलब क्या सिर्फ इतना ही है कि राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है, वो जो है जनता के द्वारा परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं?
क्या हम केवल इतनी बात करते हैं? क्या इतना ही मतलब होता है 26 जनवरी को हमारे देश का गणतंत्र बनने का? नहीं, वो अपना एक अलग मतलब है, वो उसका संकीर्ण अर्थ, विस्तृत अर्थ का मतलब ये हो गया। और वो विस्तृत अर्थ आपको कैसे मिलेगा? आपको उसका जो है शाब्दिक जो व्युत्पत्ति जो है, उसका जो एटिमोलॉजी है वो आपको समझना है। और उसमें क्या है कि जो रिपब्लिक वर्ड है वो लैटिन भाषी शब्द जो है वो क्या है कि रेस प्लस पब्लिका से बना है, जिसका मतलब होता है पब्लिक से रिलेटेड मैटर, यानी जिस पर शासन करने के लिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वो पब्लिक से संबंधित समिति है और उसका प्रबंधन करने के लिए, उसका इस्तेमाल आम जनता के कल्याण के लिए आपको नियुक्त किया गया है। बस ये मतलब होता है गणतंत्र का। और हिंदुस्तान में ये गणतंत्र की दोनों परिभाषा को अपनाया गया है। तो ये रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की जो बात है वो बात कहां से अपनाई गई है? फ्रांस से। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां देखिए साउथ अफ्रीका से क्या है? संविधान संशोधन की पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई? साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन की जो पद्धति है वो पद्धति कहां से ली गई? साउथ अफ्रीका से। आप इस चीज को समझिए, संविधान संशोधन कि जो बात है वो आर्टिकल 368 में की गई। हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सदस्य कितने दूरदर्शी थे, कितने साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे। संविधान सभा के सदस्यों ने यह बात समझ ली थी कि 1950 में जो संविधान बन रहा है वो जो है वो क्या है कि 2020 में 2050 में भी रेलिवेंट ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये बात उस चीज को समझ चुके थे और वो इस बात को भी जानते थे कि 100 साल के बाद, 50 साल के बाद क्या समस्याएं आएंगी, इसका मतलब पहले से अनुमान लगाना संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि 1950 में जो संविधान सभा के सदस्य थे वो संविधान सभा के सदस्य कभी इस बात को नहीं समझ पाए कि 50 साल के बाद हिंदुस्तान में साइबर क्राइम जैसा कोई अपराध या कोई एक नया विषय जो है वो क्या है कि जन्म लेगा। कोई भी फोरकास्ट नहीं कर सकते थे। तो अब आप सोचो कि साइबर क्राइम की कल्पना वो नहीं कर सकते, लेकिन बाद में साइबर क्राइम जैसे एक नई अवधारणा का जन्म हुआ, एक नया कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्यों ने क्या किया कि हमारे देश का जो संविधान है उस संविधान को अगर जीवंत दस्तावेज बनाना है, अगर उसको कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल जो है अगर नहीं बनाना है, उसको साइंटिफिक बनाना है, बदलते वक्त के हिसाब से अपनी मूल जो अवधारणा है, मूल जो ढांचा है उसको सुरक्षित रखते हुए उसमें परिवर्तन भी हो सके, इस तरह की व्यवस्था बनाना बहुत ही जरूरी है। और इसलिए उन्होंने आर्टिकल 368 की जो है वो क्या है कि व्यवस्था कर दी, ठीक है। तो ये जो संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो है आप केवल इतना समझते जाइए कि आप जो बैग ऑफ बोरोइंग्स कहते हैं कि उधार लिया गया थैला, सबसे पहले देखिए क्या है कि दिमाग में ये बात तो समझ में आई ना हमारे संविधान सभा के सदस्यों, और इसको सुनने के लिए, इसको समझने के लिए किसी देश के नकल की आवश्यकता नहीं थी। ये हमारे देश की जरूरतें थी जिन्होंने उनके मन मस्तिष्क में यह सवाल क्रिएट किया कि हमें ऐसा संविधान चाहिए जो जीवंत हो सके। अब फिर उसके बाद उन्होंने यह देखा कि भाई कौन सा देश है और संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, तो इसके बाद देखा। लेकिन मौलिकता यहां पे क्या थी? मौलिकता यह थी कि हमने अपनी जरूरतें क्या है इस बात को समझा, फिर उस जरूरतों के हिसाब से किस देश के संविधान की कौन सी व्यवस्था वो जो है वो क्या कि है उसके अनुकूल, फिर उस व्यवस्था को हिंदुस्तान में लाना। ये बैग ऑफ बोरोइंग्स कहकर इसकी जो है इस तरह की सोच का, इस तरह की मौलिक चिंतन का कह सकते हैं कि अवहेलना करना, यह वास्तव में जो है उनकी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उनको नजरअंदाज करने जैसा होगा, ठीक है ना। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि जितने भी हमारे देश के संविधान में या विधायिका में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है कानून के निर्माण के लिए, वह प्रक्रिया भी विधि द्वारा स्थापित होती है, ठीक है। वो क्या है? प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान से लिया गया, ठीक है। विधि का शासन, यहीं पे हमने बताया था, विधि का शासन ब्रिटेन से, और विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है यूएसए से लिया गया, जबकि रूल ऑफ जो लॉ है, विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो जो है वो जापान से लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के समय मूलाधिकारों का स्थगन, ठीक है, जो कह सकते हैं पोस्टपोन्ड किया जाता है फंडामेंटल राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स आपको दिया गया है, लेकिन देश में अगर
मतलब कह सकते हैं इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी आपके जो ये फंडामेंटल राइट्स है उस फंडामेंटल राइट्स में कुछ को छोड़कर बाकी को पोस्टपोन किया जा सकता है। इस तरह की बात जर्मनी से जो है वो लिया गया। और रसा से जो है मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है। प्रस्तावनामा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है वो यूएसए से लिया गया है। और आपको मालूम होगा हमारे देश का जब मूल संविधान लिखा गया था उस मूल संविधान में कहीं पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं की गई थी। आप थोड़ा समझिए कि हमारे देश के मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं की गई। और आपको यह भी समझना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है अगर कोई कम्युनिस्ट राष्ट्र है उस राष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो लोकतांत्रिक देशों में जापान ही एकमात्र ऐसा देश है भारत के अतिरिक्त जो है जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। तो अब सवाल यहां पर ये उठता है क्या पाश्चात्य जगत के अमेरिका ब्रिटेन हो गया फ्रांस हो गया क्या ये लोग फंडामेंटल ड्यूटीज का महत्व नहीं जानते थे? क्या उनको ये नहीं लगता था कि भारत की अगर नागरिकों को कुछ मूल अधिकार की आवश्यकता है तो नागरिकों का देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य क्या इसकी जरूरत वो महसूस नहीं करते थे? महसूस करते थे। लेकिन वो लोग इस बात को जानते थे कि देश के प्रति एक जनता का एक नागरिक की क्या भूमिका है इसके लिए संविधान में व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। ये जनता तो खुद समझेगी। अपने देश से वो इतना प्यार करती है, अपने देश से जनता जो है वो क्या है कि उसके हित को इतना बेहतर तरीके से समझती है तो वो देश के अगेंस्ट में कुछ करेंगे ही नहीं। ऐसी बात वहां पे और वहां पर वास्तव में वहां का जो सिविक सेंस जिसको कहते हैं वो सिविक सेंस का मतलब ही होता है कि वहां के नागरिक इस बात को जानते हैं कि देश के प्रति हमारा समाज के प्रति मानव के प्रति हमारा क्या फर्ज है क्या ड्यूटीज है। ये बात ऑलरेडी पहले से ही वो लोग जानते हैं। इसलिए वहां पर अलग से संविधान में इसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है। और हमारे देश का जब संविधान बना तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसी बात को समझा कि हमारे देश का नागरिकों का देश के प्रति क्या कर्तव्य है। इसको लिखने की जरूरत क्या है? इससे तो जनता खुद समझेगी। हमें इतनी मेहनत से आजादी मिली, जनता उसके वर्थ को समझेगी, उसको वो कह सकते हैं कि उसको मतलब जो है उसको महत्व देगी। उसमें हमको अलग से व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि समय बीतता चला गया, वास्तव में उनकी यह सोच जो है वो गलत सिद्ध हुई और फिर यहाँ के लोग जो है फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते थे लेकिन देश के प्रति उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, इस बात की वो बात नहीं करते थे। ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ कि मतलब जो है तब लास्ट में 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के शासनकाल में पारित हुआ 1976 में। और फिर जो है आर्टिकल 51 का में जो है वो क्या है कि इसको मेंशन किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है। और फिर जो है वो क्या है कि 10 शुरू में और बाद में एक और जुड़ा गया तो 11 मूल कर्तव्य की बात की गई। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो कहां से लिया गया? आप ये कह सकते हो कि ये यूएसएसआर से लिया गया। ठीक है ना, सोवियत संघ से। और प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है वो भी रूस से जो है प्रभावित है। ठीक है। अमेरिका से देखिए प्रस्तावना का प्रारंभ वी द पीपल ऑफ यूएसए। हम लोग भी हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग है ना। तो यहाँ पे प्रस्तावना का प्रारंभ, प्रस्तावना जो है मूलाधिकार, देख यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि प्रस्तावना का प्रारंभ जो है वो यूएसए से लिया गया लेकिन प्रस्तावना की भाषा जब पूछा जाएगा तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और यूएसए से ही जो है फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। न्यायिक पुनर्विलोकन जो जुडिशियल रिव्यू है ये अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है कि यूएसए से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है ये भी जो है यूएसए से ही लिया गया। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन और शक्तियां, विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उपराष्ट्रपति की जो मतलब कह सकते हैं कि उनके निर्वाचन की और उपराष्ट्रपति के अधिकार शक्ति जो भी है वो सारी प्रक्रिया जो है वो कहां से लिया गया? यूएसए से। ठीक है। आयरलैंड से जो है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ठीक है, राज्य की नीति के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको शॉर्ट में डीपीएसपी कहा जाता है ये आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल जो इलेक्टोरल कॉलेजेस है ये जो है आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन करते हैं ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कहां से ली गई? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। इसके बाद देखिए कनाडा से संघीय शासन की प्रणाली। हमारे देश में संघीय शासन
की व्यवस्था की बात की गई है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई है। यहां पे कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन जो शक्तियों का झुकाव है वो केंद्र की तरफ ज्यादा है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से। और भारत में जो हम कहते हैं ना आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन शब्द जो है ना, ये यूनियन शब्द जो है, इसके लिए हम आप बाद में आपको पढ़ाएंगे कि यूनियन एक अलग शब्द होता है, फेडरेशन एक शब्द होता है, कन्फेडरेशन शब्द होता है। पहले यूएसएसआर जब था वहां पे कन्फेडरेशन था। पहले अमेरिका में भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग जो है वो क्या है कि किया जाता था, ठीक है, वह परिसंघीय शब्द का, सॉरी, कन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता था, फिर फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ। तो फेडरेशन है, यूनियन है, कन्फेडरेशन है, ये सारे शब्द क्या, लेकिन यूनियन भारत के लिए प्रयुक्त होता है। क्यों होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया की जब बात आती है तो ये जो है वो क्या है कि वो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कनाडा से जो है वो लिया गया, ठीक है। तो कनाडा से संघीय शासन प्रणाली या फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। भारतीय संघ का यूनियन नाम जो है अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर केंद्र के पास है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां जो है हमने आपको बताया कि जब 7वीं अनुसूची की बात आती है तो उसमें विषयों का बंटवारा है, संघ लिस्ट, राज्य लिस्ट और समवर्ती लिस्ट, ठीक है। और इसके बारे में क्या है कि आपको बाद में बताया जाएगा और भी डिटेल में। लेकिन इसके बाद इसके अतिरिक्त जो विषय संघ में आपने शामिल कर दिया, राज्य में आपने गिना दिया, अवशिष्ट अधिकार, सॉरी, वो समवर्ती लिस्ट गिना दिया, लेकिन क्या भारत में या दुनिया में जितने विषय हैं, क्या सारे विषय का लिस्ट तैयार कर सकते हो आप? क्या नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते, तो जितना संभव था आपने संघ लिस्ट, राज्य लिस्ट, समवर्ती लिस्ट में शामिल कर दिया। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है सारे विषय को कह दिया कि ये सब अवशिष्ट अधिकार होगा, रेजिडुअरी पावर होगा, और वो सब के सब जो है केंद्र के पास होगा। और ये भी ध्यान रखना है, ये जो अवशिष्ट अधिकार की बात है, ये 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में इसका जिक्र नहीं है। इसका जिक्र आर्टिकल 248 में जो है वो किया गया है। और वो क्या है, ये सब सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा। बस इतनी बात याद रखिएगा कि अवशिष्ट अधिकार जो रेजिडुअरी पावर है वो केंद्र को दिया गया है, और इसका उल्लेख जो है अनुसूची 7th में नहीं किया गया, जहां संघ लिस्ट, राज्य लिस्ट और समवर्ती लिस्ट की बात की गई है, ठीक है। अवशिष्ट शिक्षा केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है। गवर्नर्स जो ऑफ स्टेट जो है उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो जो है केंद्र की सरकार के द्वारा, ये जो है वो कनाडा से लिया गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची, हमने आपको बताया कंकरेंट लिस्ट जो है, जो समवर्ती लिस्ट की बात की जाती है वो ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध और उनकी शक्तियों का विभाजन, ये जो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा हम पहले से बता चुके हैं कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 के अंतर्गत होता है, ठीक है, ये व्यवस्था जो है वो कहां पे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। कोई भी साधारण विधेयक में जब दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो है संसद के दोनों सदनों की पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जो है एक कंबाइंड, एक ज्वाइंट सेशन होता है, और जिसकी अध्यक्षता आपको पता होगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये सारी जो व्यवस्था है ना, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देखिए यहां पे ये सारी बातें समझ गए, हमने यहां पे लिख दिया, आप लोग जिनको मतलब समझना होगा कि इसमें क्या क्या बातें। हालांकि शुरू में बताया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसको कट एंड पेस्ट संविधान कहा जाता है। इसको उधार का थैला, बैग ऑफ बोरोइंग्स कहा जाता है। और किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था, ठीक है। इसके बाद के हनुमंथैया ने कहा था, हम तो वीणा और सितार का स्वर सुनने के लिए तरस रहे थे, किंतु हमें तो अंग्रेजी बैंड सुनने को मिला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे अब इसके बारे में कुछ हमें समझना है, ठीक है ना। यहां पे देखिए, बात समझिए कि जब भी हमने शुरू में बताया कि वास्तव में भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान जो अभी देखा आपने भिन्न भिन्न देशों से लिया गया, और हमने आपको शुरू में ही बताया कि वास्तव में क्या हुआ कि भारत का संविधान जब लिखा गया, आपने इसको ऐसे समझिए कि शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है ना, उस शंकराचार्य की फिलॉसफी को, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। उनको कहा जाता है बुद्धा इन डिसगाइज्ड फॉर्म। तो बुद्धा इन डिसगाइज्ड फॉर्म जब कहा गया तो इसका मतलब है कि बुद्ध छिपे हुए रूप में, यानी इसमें यह कहा गया कि शंकराचार्य जो कुछ भी कह रहे थे अद्वैत दर्शन के संबंध में, शून्यवाद के संबंध में, ठीक है, ये बात पहले से ही जो है
वो क्या है कि महात्मा बुद्ध जो है वो कह चुके थे। और महात्मा बुद्ध यानी कि शंकराचार्य जो कह रहे थे, बुद्ध ही उनके भीतर छिपे हुए रूप में कह रहे थे। जैसे शंकराचार्य की फिलॉसफी अपनी कुछ भी फिलॉसफी नहीं है, वो बुद्ध ही छिपे हुए रूप में उनके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं, ये बात कहा गया। अब इसके देखिए इसकी प्रत्यालोचना जो है, इसमें जो किया जाता है, इसका जो जवाब दिया जाता है, वो जवाब यही दिया जाता है कि भारत का, आप कह सकते हैं कि शंकराचार्य की फिलॉसफी पर अगर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, तो महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी क्या अपनी फिलॉसफी थी क्या? अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वैदिक कि एक बार मुझे याद है कि एक बार आईएएस में ही सवाल पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के दर्शन पर औपनिषदिक दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा। औपनिषदिक मतलब हो गया उपनिषद से संबंधित, तो उपनिषद से संबंधित जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी पर क्या असर पड़ा। महात्मा बुद्ध भी कर्म का सिद्धांत मानते हैं, महात्मा बुद्ध भी जो है वो क्या है कि जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत मानते हैं। महात्मा बुद्ध जो है, ठीक है, महात्मा बुद्ध की बहुत सारी फिलॉसफी है, वो सारी फिलॉसफी में आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं वो उपनिषद दर्शन का असर दिखता है। तो अगर उपनिषद दर्शन, अगर शंकराचार्य की फिलॉसफी पर अगर महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी का असर है, तो महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी पर भी जो है उपनिषद दर्शन की फिलॉसफी का असर है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी पार्टिकुलर विषय से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं, तो उस विषय पर ऑलरेडी अगर कहीं काम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हम उसको जरूर देखते हैं, हम उसको क्या करते हैं, उस पर जो है नजर जरूर डालते हैं, और हमें लगता है कि नहीं, वो जो बातें हैं वो हमारे देश के, हमारी परिस्थितियों के अनुरूप अगर है, तो वहां की सैकड़ों बातों में अगर एक दो बात मुझे लगता है कि यहाँ की प्रासंगिक है हमारे देश में, तो हम उसे अपना लेते हैं। ये नकल की बात नहीं है, ये वास्तव में मुझे लगता है अकल की बात है, ये अकल की बात है, ये नकल की बात नहीं है। और हमारी ये बुद्धि ने हमें ये अवसर दिया और हमें ये सोचने के लिए मजबूर किया। देखिए इसको ऐसे समझिएगा कि हमने आपको शायद बताया था कि बीएन पहला जो है, देखिएगा भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन हमने इमेजेस के थ्रू जो है प्रस्तुत किया था, पहला वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसमें हमने ये बताया था कि ये अमेरिका से ये लिया गया, नीति निर्देशक तत्व यहां से लिया गया, मूल कर्तव्य यहां से लिया गया, ये सारी चीजें, ये काम किसने किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, बीएन राव जो हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, ये जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये जो है दुनिया के विभिन्न देशों में गए, वहाँ के राजनीतिज्ञों से मिला, वहाँ के जो है वो कह सकते हैं कि जो संविधान निर्माता थे उनसे मिले, ठीक है, उनसे डिस्कशंस किया, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे जो व्यवस्था है, सैकड़ों व्यवस्था में, उसमें से कौन सी व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान के लिए जो है प्रासंगिक है, और वो सारी चीज़ों को वो बटोर कर लाए, ठीक है। अब आप सोचो कि अमेरिका की पूरी व्यवस्था अगर अपना लेते हैं, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि नकल है। लेकिन इसीलिए एक जगह पे जो है वो क्या है कि मुझे याद आती है, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर कोई एक लेखक जो है किसी एक किताब की सारी बातों को एज इट इज जो है वो उतार दे, तो वो चिटिंग कहलाता है। लेकिन अगर एक लेखक जो है अपने पुस्तक की विभिन्न बातों को, वो भिन्न भिन्न पुस्तकों को पढ़कर उसकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको अपने देश के हिसाब से, अपने विषय के हिसाब से पिरो कर लिखता है, तो वो चिटिंग नहीं, वो रिसर्च होता है, उसी को शोध कहते हैं। तो हमारे देश का जो संविधान है ना, वो वास्तव में उधार का थैला नहीं है, वो किसी देश की नकल मात्र नहीं है, बल्कि ये शोध परख जो है वो क्या है कि एक रचना है। इसीलिए हमारे देश के जो संविधान सभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, जिनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा था, सच्चिदानंद सिन्हा ने ये कहा कि अगर दुनिया में किसी कृति को अगर कभी अमर कहने की बात आएगी, तो उसमें सबसे पहला नाम भारत का संविधान आगे आएगा। और भारत के संविधान अगर किसी देश का नकल मात्र होता, तो उस देश की उस संविधान की प्रासंगिकता अब तक खत्म हो चुकी होती। हमारे देश ने, हमारे देश के संविधान सभा के सदस्यों ने वास्तव में कितने कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल थे, कितने साइंटिफिक टेम्परामेंट के थे, देश और काल की समझ कितनी बेहतर थी, क्या उसकी आवश्यकता थी उसको कितना बेहतर तरीके से समझते थे, और छोटी छोटी बातों को सब कुछ जो है उन्होंने एक जगह पे समेट कर हमारे देश के लिए ऐसे जो है संविधान का निर्माण किया
जो अजर है, अमर है, जो कुटस्थ है, जो नित्य है, जो शाश्वत है और जिसके मूल्य वास्तव में जो है आज पूरे भारत को एक प्रेरणा प्रदान करता है, पूरे भारत को जीने की एक ललक प्रदान करता है, पूरे भारतीयों के मन में अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र ध्वज के लिए, अपने राष्ट्रगान के लिए, अपनी राष्ट्रीय गीत के लिए, ठीक है, सबके प्रति जो कह सकते हैं कि एक आप सोचो ये हमारे संविधान की ही ताकत है कि मोदी जी के द्वारा थाली बजाने के लिए कहने पर पूरा भारत थाली बजाया, मोदी जी के द्वारा लाइट जलाने की बात करने पर पूरे भारत ने उसे जलाया, लॉकडाउन करने की बात, जनता कर्फ्यू की बात की, सब ने उनका पालन किया। केवल मोदी जी की अपनी व्यक्तित्व की बात मत करिए, उनकी अपनी व्यक्तित्व तो है ही है, उन्होंने जनता को कम से कम सोचने के लिए मजबूर किया, सोचने के लिए प्रेरित किया, ठीक है, लेकिन मोदी जी को भी यह जो ताकत मिली है ना, वो हमारे देश के संविधान ने दिया है और संविधान ही जो है ये अपने आप में बहुत महान है और इसे उधार का थैला जिसने कहा उसने कहीं ना कहीं हमारे संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश की। जिसने भी कहा कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये वास्तव में हमारे देश के संविधान के महत्व को नहीं समझते हैं। अगर आपको महत्व भारत के संविधान को समझना है तो पाकिस्तान के संविधान से कंपैरिजन करिए तो आपको पता चलेगा। अब पाकिस्तान से मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ, उससे कोई कंपैरिजन करने की जरूरत हकीकत में दिखाई नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज़ादी के जितने बसंत हमारे हिंदुस्तान ने देखे हैं उतने बसंत पाकिस्तान ने देखे हैं, लेकिन पाकिस्तान का हश्र क्या है और हिंदुस्तान का हश्र क्या है, इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या असर है पाकिस्तान का, मुझे याद है 2007 में 2007 में जब बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी तो वहां पर जो है वो क्या है कि जो स्थिति थी, सिचुएशन था, उस पर जो है मुझे याद है रेडियो में किसी एक पत्रकार से, किसी एक विचारक लेखक विद्वान से जो है किसी एक पत्रकार ने पूछा कि भारत ने आज़ादी के जितने बसंत देखे हैं उतने ही बसंत जो है पाकिस्तान ने देखे, लेकिन पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो वहाँ पर जिंदाबाद का नारा लगा था, लेकिन 2007 में स्थिति ये है कि वहाँ पर अब नारा लगता है पाकिस्तान से जिंदा भाग। पहले नारा लगा पाकिस्तान जिंदाबाद, अब जो है नारा लग रहा है पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो ये है फर्क, ये है स्थिति। भारत का संविधान महान है, एक जीवंत दस्तावेज है और निश्चित रूप से इतनी सारी विषमताएं हैं, इतनी सारी विसंगतियां हैं, हम आपस में लड़ते भी हैं, हम में मतभेद भी है, अंतर्भेद भी है, बहुत सारी विसंगतियां हैं, ओडिटीज बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके क्यों हमारे देश का संविधान जो है वो क्या है कि आज जिंदा है, हमारे देश फिर सब मिलकर एकजुट क्यों हो जाते हैं। कहीं ना कहीं संविधान हमें जोड़ता है, मजबूर करता है और यही हमारे संविधान की ताकत है। इसलिए ऐसी बातें कर कर संविधान की कह सकते हैं कि उपयोगिता को नकार देना, संविधान की जो है बातों की उनकी महत्ता को कम करके आंकना, ये वास्तव में गलत बात होगी। तो इसी उम्मीद के साथ हमारी ये पेशकश जो है आपको पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट्स लिखिए, ठीक है। और मैंने खुद अपनी विचारधारा के आधार पे, कहीं पढ़ी पढ़ाई वाली बात नहीं कह रहा हूँ मैंने आपको अपने हिसाब से, अपने तरीके से इसे समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और आप गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे कि आप भारत के वासी हैं, आप भारतीय हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। कल मैं फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।